अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कराची में एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। सिंध हुकूमत के हालिया फैसले ने शहर में एक नई सियासी बहस शुरू कर दी है। सिंध में अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हो चुकी हैं, पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रही हैं, सख्त रद्दअमल सामने आ रहा है और जिस फैसले पर यह रद्दअमल आ रहा है वो फैसला सिंध हुकूमत की तरफ से कराची में एक नए जिले के क़याम का फैसला है, जिसके बाद कराची में इजला की तादाद 7 हो जाएगी। और यह फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया जब कराची के मौजूदा बल्दियाती निज़ाम की मुद्दत के खात्मे में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। इल्ज़ाम लग रहा है कि सिंध हुकूमत ने यह फैसला आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए किया है। क्या वाकई ऐसा है? इस पूरे मामले पर तफसील से बात करेंगे, मगर पहले आपको बताते हैं आज के फैसले और उस पर सामने आने वाले रद्द-ए-अमल को। आज सिंध काबीना ने कराची में एक नया ज़िला कायम करने की मंजूरी दे दी, जिसका नाम किमाड़ी होगा। और यह नया ज़िला कराची के ज़िला गरबी को तकसीम करके बनाया जाएगा, जिसकी मौजूदा आबादी सिंध के किसी भी ज़िले से ज़्यादा यानी 39 लाख है। वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान के मुताबिक कराची का नया ज़िला किमाड़ी ज़िला गरबी के मौजूदा इलाकों साइट, बल्दिया, किमाड़ी और हार्बर सब डिविजन्स पर मुश्तमिल होगा। यानी कराची का ज़िला गरबी जो 7 सब डिविजन्स और एक कंटोनमेंट पर मुश्तमिल था, उसमें से 4 सब डिविजन्स को अलहदा करके किमाड़ी ज़िला बनाया जाएगा, जिसकी मजमूई आबादी 18 लाख से ज़्यादा होगी और बाकी रह जाएगी ज़िला गरबी की आबादी 21 लाख। MQM, पाक सरजमीन पार्टी, फारूक सत्तार और तहरीक इंसाफ ने इस फैसले की मुखालफत की है। कराची को लिसानी बुनियादों पर तकसीम करने का इल्ज़ाम लगाया है और फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान भी किया है। इस फैसले की टाइमिंग बहुत अहम है। यह फैसला मौजूदा बल्दियाती निज़ाम के खात्मे से 10 दिन पहले किया गया है, तो सवाल उठता है कि यह फैसला नए बल्दियाती इंतखाबात में क्या किरदार अदा कर सकता है और आखिर कितनी यूसीज़ इस नए ज़िले में आएंगी। ये सवाल अहम है, क्योंकि ज़िला गरबी की तकसीम की मंजूरी से पहले यह ज़िला 46 यूसीज़ पर मुश्तमिल था। गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाबात में MQM 21 यूसीज़ में कामयाब हो गई थी और ज़िले की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई, जबकि पीपल्स पार्टी यहाँ से सिर्फ 4 यूसीज़ हासिल कर सकी थी। और दिलचस्प तौर पर नून लीग ने इस ज़िले से 9 यूसीज़ जीती थी और दूसरे नंबर पर आई थी। तो अब इस ज़िले की तकसीम के बाद यूसीज़ की तकसीम किस तरह होगी और वोट बैंक में क्या फ़र्क पड़ेगा? सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ज़िला गरबी की आबादी ज़्यादा थी, इंतज़ामी मामलात की वजह से उसे तकसीम करने का फ़ैसला किया गया है। तो इस हवाले से कराची के दीगर अज़ला की आबादी का जायज़ा लेना होगा। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक कराची के ज़िला गरबी की आबादी 39 लाख है, कराची सेंट्रल की आबादी 30 लाख है, कराची ईस्ट की आबादी 29 लाख है, कराची साउथ की 18 लाख, कोरंगी की 24 लाख और मलीर की आबादी 20 लाख है। तो अगर आबादी ही तकसीम की वजह बनी है, तो क्या कराची सेंट्रल और ईस्ट को भी तकसीम किया जाएगा, जिनकी आबादी तकरीबन 30-30 लाख है? इस पूरे मामले पर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सईद गनी और कराची के मेयर वसीम अख्तर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सईद गनी साहब, सबसे पहले मुस्तफ़ा कमाल हों, वसीम अख्तर हों, फारूक सत्तार हों या तहरीक इंसाफ हो, सभी इल्ज़ाम लगा रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद करप्शन करने के लिए की है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर्स आएंगे, और बाकी कह रहे हैं लिसानी बुनियादों पर यह मामला किया गया है, कराची को मज़ीद तकसीम किया गया है, एक ज़िला बनाएं, अदालत जाने का कह रहे हैं। क्या वजह बनी अचानक ये करने की? शाहजेब, एक तो मैं वाज़िह कर दूं कि ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है और कैबिनेट में जब ये डिसीजन हुआ तो उसके साथ साथ ये भी फैसला हुआ कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी नया ज़िला बनाने के लिए काम किया जाए और जो रेवेन्यू मिनिस्टर है उनको ये टास्क दिया गया। और इसके अलावा भी सूबा सिंध के ऐसे तमाम अज़ला जिनकी या तो आबादी ज़्यादा है या फिर उनका रकबा बहुत ज़्यादा है, उनमें भी नए अज़ला के बनाने की बात की गई है और ये जिम्मेदारी जो रेवेन्यू मिनिस्टर है उनको दी गई ताकि वो उसके ऊपर काम करें। तो कराची में एक ज़िला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर भी मज़ीद बनाया जा सकता है। तो ये कहना कि जी इसके पीछे कोई और मकासद थे हमने किया, और टाइमिंग की बात आप कर रहे हैं, ये मैं आपको कर दूं कि ये चीज़ काफ़ी अरसे से अंडर कंसिडरेशन थी, लेकिन चूंकि लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम पुरानी DMCs की बुनियाद पर बना हुआ था, अगर उस दौरान में एक नया ज़िला बनाया जाता तो एक नया मसला पैदा होता कि एक जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की बुनियाद पर मुंतखब हुए हैं, उनको दौरान टर्म जो है किस तरह से हम तकसीम करेंगे, तो ये क्राइसिस वहाँ पैदा हो सकते थे। इसलिए इंतज़ार किया गया कि जब इनकी मुद्दत पूरी हो या पूरी होने के करीब हो तो ये फैसला किया जाए ताकि वो इंतजामी क्राइसिस ना पैदा हो सके। मगर फारूक सत्तार साहब ने सवाल उठाया कि मलीर भी तो एक ज़िला बनाया गया था, वहाँ पर क्या तरक्की कर लिया आपने, इंतजामी बुनियादों पर क्या बेहतर कर लिया जो एक और नया ज़िला बनाया गया है, इसलिए ये तकसीम करने के लिए बनाया गया है? शायद देखें, जिन्होंने मुखालफत करनी है वो 10 असबाब लेकर आ जाएंगे,
लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर एक ज़िले की आबादी 40 लाख के करीब है और उसमें से 2 ज़िले बना दिए जाते हैं, तो इसमें क्या ऐसी बुरी बात क्या है? और ऐसा नहीं है कि कराची में ये ज़िले पहली मर्तबा बने हैं। कराची के 3 ज़िले मुझे याद हुआ करते थे, आज 7 ज़िले हो गए हैं। तो मुख्तलिफ औकात में डिस्ट्रिक्ट्स बनते रहते हैं, सिर्फ कराची में नहीं बने। ठट्टा में से सिजावल का ज़िला निकला है, हैदराबाद में से 8 ज़िले बने हैं, लाड़काना के साथ कंबर शहदादकोट बन गया है। इसी तरह और मैं मिसालें आपको दे सकता हूं कि जहां पर जिले बड़े थे वहां पर उन्हें मस्जिद तकसीम करके मस्जिद अजला बना दी। मगर मैं वसीम अख्तर साहब की तरफ जाने से पहले, जैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि जी एक डिस्ट्रिक्ट बनाएं, 18 टाउन्स उसमें हो, 2 से ज़ायद यूनियन काउंसिल थे, वो ज़्यादा बेहतर सिस्टम था। और जो आप हैदराबाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जनरल मुशर्रफ के ज़माने में हुआ, तो सन 2010 में PPP के वर्कर्स से बात करते हुए, कन्वेंशन से बात करते हुए, उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी ने कहा कि हम ओरिजिनल स्टेटस बहाल करेंगे। तो जब हैदराबाद का ज़िले तकसीम हुए थे तो आप उसके खिलाफ थे, और 2010 में यूसुफ गिलानी साहब कह रहे थे नहीं, जो पुराना स्टेटस था वही बहाल करेंगे। कराची को आप तकसीम दर तकसीम कर रहे हैं, जिस पर सवाल उठ रहा है। नहीं, देखें, हैदराबाद के जब ज़िले बनाए गए थे, हमने उसकी मुखालफत इस बुनियाद पे की थी, और यही एक आर्गूमेंट था कि कराची के ज़िलों को जम करके आपने एक कर दिया और हैदराबाद जो एक था उसको आपने तोड़ दिया। तो ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती हैं। तो ये उस वक्त मुशर्रफ की गवर्नमेंट ने किया था। जहां तक आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बात करते हैं, मुझे ही पता हो सकता है उन्होंने कहा हो, लेकिन हैदराबाद के ज़िले हमने कम नहीं किए, इसलिए कि जब एक मरतबा डिस्ट्रिक्ट बनता है तो उस डिस्ट्रिक्ट में लोगों को आसानियां होती हैं। जो बहुत ज़्यादा ट्रेवल करके मुख्तलिफ जगहों पे जाना पड़ता है, वो ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें। यहाँ तो मुख्तलिफ जगहों से लोगों की डिमांड्स आती हैं कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट बनाएं ताकि हमारी आसानियाँ पैदा हो। और सूबा सिंध की सबसे ज़्यादा आबादी वाला ज़िला, अगर उसमें हमने एक नया जिला बना दिया तो उसमें एतराज़ात है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि एतराज़ करने का किसी को हक नहीं है, बिल्कुल उनका हक है, अदालत में जाना चाहते हैं अदालत में जाएं। लेकिन अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब की अपनी एक ख्वाहिश है, उनकी एक तजवीज़ हो सकती है, वो समझते होंगे कि निज़ाम बेहतर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम सब उनकी तजवीज़ से मुत्तफिक भी हों। वसीम अख्तर साहब, आप क्या समझते हैं? सईद गनी साहब कह रहे हैं प्योरली इंतज़ामी बुनियादों पर हमने ये किया है, अंदरूनी सिंध और भी इलाकों के वो बता रहे हैं कि वहाँ पर भी किया गया है, इसमें कोई ऐसा मकसद नहीं। और 10 दिन पहले इसलिए किया क्योंकि पुराने इलेक्शन हुए थे, करते तो मसला होता, नए सिस्टम से पहले कर दिया। देखिए, मेरा ये 4 साल का शाहजेब एक्सपीरियंस है। ये इंतज़ामी बुनियाद पे होता तो यहाँ तरक्की हो रही होती। जैसे आपने वेल सेड के मलीर ज़िले में क्या हो गया, ऐसे 4 चांद लगा दिए ज़िला बनाने के बाद। मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में अगर तरक्की देनी है बल्दियाती निज़ाम को, तो आपने देखा कि रावलपिंडी एक ज़िला है, इस्लामाबाद एक ज़िला है, लाहौर एक ज़िला है, कोयटा, पेशावर सब एक ज़िले हैं। सिर्फ कराची में सियासी फ़ायदा उठाने के लिए, और नंबर ऑफ़ वोट्स भी देख लें, सीटें भी देख लें यूसीज़ की, कि पीपल्स पार्टी को कितनी यूसीज़ की सीटें मिली हैं। तो अब सिर्फ सियासी फ़ायदा उठाने के लिए आप ये किमाड़ी का ज़िला बना रहे हैं। डिवाइड किया जा रहा है कराची को। 3 अथॉरिटीज़ बनाई हुई हैं आपने डेवलपमेंट इस शहर में। दुनिया में शहर में एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, आपने 3 बनाई हुई हैं। इतना डिवाइड कर दिया है कि 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर मज़ीद ज़िले बनाए जाएंगे तो और तबाही होगी इस शहर में। आपने देख लिया है 6 डिस्ट्रिक्ट्स में कैसा काम हुआ। पहली बात तो NFC के बाद PFC आज तक किया ही नहीं 4 सालों में, प्रॉपर फंड्स नहीं दिए गए। तो किस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जहाँ तक आवाम की बात कर रहे हैं सईद भाई, तो कराची की आवाम से भी तो पूछें कि वो क्या चाहती है। काउंसिल से आपने मशवरा लिया, कराची के जो वोट बैंक MQM के पास है बल्दियाती, उनसे आपने मशवरा लिया। आप सिर्फ नंबर ज़्यादा हैं, आप बुलडोज कर रहे हो हर चीज़ को और ज़िले पे ज़िला बना रहे हैं। किस तरह आपसे ये ज़िले नहीं संभाले जाते। लोकल गवर्नमेंट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ KMC, और लोकल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको SLGA का पता ही नहीं है कि SLGA में सेक्शन क्या हैं, कितने हैं, क्या कहते हैं। तो अल्लाह रहम करे अब पीपल्स पार्टी के इस डिसीजन पे। वसीम अख्तर साहब, आप भी इस बात के हामी हैं कि बजाय इसके कि और डिस्ट्रिक्ट बनाएं, एक ही डिस्ट्रिक्ट हो। जिस तरह आप लाहौर की मिसाल दे रहे हैं, पिंडी की मिसाल दे रहे हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट हो, एक बाख्तियार लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो कराची के लिए। आप भी इस बात के हामी हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेट्रोपॉलिटन सिटी बननी चाहिए, पुलिस भी इस शहर की अपनी होनी चाहिए। दुनिया में ऐसा होता है, हम कोर्ट में जाएंगे इसके खिलाफ। और आप देखिए ना, जहाँ जहाँ पावर्स एक अम्ब्रेला के नीचे हैं, वहाँ डिलीवरी हो रही है, वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, तरक्की हो रही है। हमारे यहाँ आपने 4-6 ज़िले बना के देख लिए, 4 साल में क्या हुआ। आप कराची का हाल तो देखें,
सही इधर ले गए हैं, खंडरात में तब्दील कर दिया है, जैसे सेवन, जैसे दादू, जैसे लाड़काना। सही तरीके साहब, नतीजा तो ये कराची का अगर हम कंपेयर करें लाहौर से और अब तो फिर पेशावर से भी और पिंडी से भी, तो ज़्यादा ज़िले बना के क्या मिल गया था कि आपने एक और ज़िला बना लिया? ये तो एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ ऐसा करना था कि कराची में काम हो सके। क्या आपने पहले कर लिया था जो अब कर लेंगे? मैं एक अर्ज कर दूं, देखिए जो वसीम अख्तर साहब बात कर रहे हैं उससे कंफ्यूजन शायद लोगों के जहनों में आएगी। नया जिला बनाना बल्दियाती निज़ाम का हिस्सा नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट्स की लिमिट्स चेंज करना, नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाना, ये रेवेन्यू बाउंड्रीज चेंज होती हैं और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है। फिर उसकी बुनियाद पर हम जाके अगर चाहें तो बल्दियाती निज़ाम को उसके ऊपर बिठाते हैं। ये लोकल गवर्नमेंट का प्रपोजल नहीं था, तो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात का नए जिले बनाने से कोई ताल्लुक नहीं बनता है। ये प्योरली रेवेन्यू डिपार्टमेंट का फंक्शन है, वो करते हैं। तो अगर इसको आप इससे मिक्सअप करेंगे कि जी वो बल्दियाती जो कानून है वो क्या कहता है, इख्तियारात क्या हैं, उसका जिले बनाने से शहर के लिए पॉजिटिव आउटकम इसका कैसे होगा? लाहौर की वो मिसाल दे रहे हैं, पिंडी की मिसाल दे रहे हैं, वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं सिंगल सिस्टम में। आप डिस्ट्रिक्ट डिवाइड करके कैसे बेहतर होगा शहर के लिए, ये बता दीजिए। लाहौर के अंदर भी मुख्तलिफ जोन्स बने हुए हैं। अब उसको वो डिस्ट्रिक्ट का नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ये कहे कि लाहौर सिर्फ एक ही पूरा जिला है तो ये गलत है। लाहौर डिवीजन पूरा एक अलग है। लाहौर डिवीजन के अंदर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इन डिस्ट्रिक्ट्स के दूसरे दूसरे नाम हैं। कराची एक पूरा डिवीजन है, कराची के अंदर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन हमने कराची के डिस्ट्रिक्ट का नाम कभी साउथ, कभी ईस्ट, कभी ग्वालियर रखा हुआ था। तो इस पर भी बात हुई कि कराची के भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके भी कोई अलग से नाम रखे जाएं, जिस तरह पूरे मुल्क में तमाम डिवीजन्स के जो हैं वो शहर। अगर आप लाहौर डिवीजन को देखेंगे तो उसके अंदर सिर्फ लाहौर नहीं है, उसके अंदर और बहुत सारे शहर हैं। वैसे मेरा ओरिजिनल सवाल अपनी जगह पर है जो वसीम अख्तर साहब भी उठा रहे हैं। शहर के लिए बेहतर आउटकम कैसे है? लाहौर बेहतर है, पेशावर में अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, पिंडी कैसे बेहतर है शहर के लिए? इसका आउटकम कैसे बेहतर है कि आपने इतना ज़रूरी समझा ये करना? शाहजेब, आप जो बात कर रहे हैं या वसीम अख्तर साहब जो बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के तनाजुर में जो सर्विस डिलीवरी है उसके हवाले से। मैं फिर कह रहा हूं कि नया जिला बनाना बल्दियाती इंतखाबात, बल्दियाती सिस्टम का हिस्सा नहीं होता है, ये एक अलग चीज़ है। अब वसीम अख्तर साहब जो कह रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कह रहे हैं, वो ये समझते हैं कि जो बल्दियाती निज़ाम है उसको मजीद बाख्तियार होना चाहिए। अच्छा, उसके लिए इनको पता है कि कमेटी चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले से बनाई हुई है, उसमें मैं हूँ, नासिर शाह साहब हैं, मुर्तज़ा वहाब हैं, हमने कई मीटिंग्स भी की हैं और हमने कई पुराने जो कवानीन हैं उनको भी देखा है। लेकिन आज की कैबिनेट में उस कमेटी में मजीद एडिशन भी किया गया है, निसार खोड़ो साहब को शामिल किया गया और ये भी कहा गया कि आप तमाम सियासी जमातों से भी राब्ते करें, उनसे तजावीज़ भी लें और अगर किसी मेंबर को आप कोऑप्ट करना चाहते हैं तो इसके अंदर उसको कोऑप्ट भी कर लें और निज़ाम को बेहतर करें। तो बल्दियाती निज़ाम को बेहतर करने का काम अलग है। वसीम अख्तर साहब, आपकी क्या तजवीज़ होगी? तजवीज़ ये लेना चाहते हैं कराची के लिए एक स्ट्रॉन्ग अगर बल्दियाती निज़ाम आना है जिसमें कराची की बेहतरी हो, वो क्या तजवीज़ आपकी होगी? देखिए, पहली बात तो ऑलरेडी MQM इलेक्शन कमीशन में है, हमारी पिटीशन पेंडिंग है डिलिमिटेशन पे, और सेंसस के जो नताइज हैं वो भी डिस्प्यूटेड हैं। तो हम तो कोर्ट में जाएंगे इसके खिलाफ और आवाम भी जा रही है। देखें, अगर आपको बेहतरी लानी है तो मैंने कहा कि सारे महकमे, मेयर कोई भी हो, उसके मातहत होने चाहिए। अब रेवेन्यू की बात की सईद भाई ने, तो व्हाट अबाउट पीपल ऑफ कराची? रेवेन्यू डिपार्टमेंट काम कर रहा है, किसी फार्मूले पे करता है वो काम, वो मैं समझता हूँ, मगर आवाम का क्या बनेगा? आवाम तो नहीं चाहते ये, आप ज़बरदस्ती कर रहे हो आवाम पे। तो मैं समझता हूँ कि सारे महकमे मेयर के मातहत लेके आएँ, पुलिस का महकमा भी मातहत होना चाहिए, कराची का सिर्फ मेयर के। रेवेन्यू जो कराची जनरेट करता है उसमें एक हिस्सा होना चाहिए KMC का, कि मेयर के ऑफिस का, ताकि वो मुख्तलिफ महकमे में डेवलपमेंट ला सके, मेंटेन कर सके। आपने सारे रेवेन्यू के डिपार्टमेंट्स सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं। 16.5 करोड़ का शॉर्टफॉल है तनख्वाह का आज KMC के अंदर, 3.5 अरब की लायबिलिटीज़ हैं पेंशन की। तो कैसे चलेगा ये शहर? इस पे सीरियस ने 2 पोर्ट हैं इस शहर में। सही दिन साहब, तजवीज़ मांगी थी आपने, लिया जाए इनके इशूज़, आपने तजवीज़ मांगी थी, दे दी उन्होंने। शाहजेब, देखिए फिर मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैंने जिस तरह तो बताया, मैं अमेंडमेंट भी दे रहा हूँ इनको, अच्छा, कराची के हवाले से अमेंडमेंट सबमिट करा रहा हूँ मैं इनको SLGA के लिए। मैं आपसे अर्ज करूँ, देखें लाहौर में डिवीजन के अंदर शेखुपुरा भी है, ननकाना साहब भी है, कसूर भी है, वो अलग जिले हैं लेकिन लाहौर डिवीजन का हिस्सा है।
हमारे नाम मुख्तलिफ हैं। मैं फिर अभी अर्ज कर रहा हूँ कि मेयर साहब फिर वही बात कर रहे हैं कि जो इख्तियारात है लोकल गवर्नमेंट के उस पर इशू है ना, जो डिस्ट्रिक्ट बनाया है नया उसका कोई मसला नहीं है उसके साथ, वो एक अलग चीज़ है, डिस्ट्रिक्ट बनाना एक अलग चीज़ है, रेवेन्यू बाउंड्रीज चेंज हुई है वो अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ तक मेयर साहब की अपनी डिमांड्स हैं, बिल्कुल तनख्वाहों में सारे इशूज़ हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये टर्म आपकी पूरी हो जाती है, हम आपके सामने हर चीज़ रखेंगे कि अगर केएमसी के अंदर मसाइल थे तो उसके असबाब क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं और किस वजह से वहाँ पर सैलरी के जो पैसे हैं उनकी शॉर्टफॉल है या और डेवलपमेंट के काम जो क्यों नहीं हो पा रहे हैं। वो तो मामला है, मगर डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। एक स्ट्रॉन्ग जी 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 वसीम अख्तर साहब, जब तक एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम नहीं देंगे मसाइल हल नहीं होंगे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि डिस्ट्रिक्ट 6 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्पोजल ऑफ गार्बेज कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने बांट दिया था और अपने पास वो इख्तियारात रखे थे कि चाइनीज़ कंपनी को कचरा डिस्पोजल करने के लिए। टोटल नाकाम हुआ है वो, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स मौजूद हैं, ऑर्डर्स मौजूद हैं, टोटल नाकाम हुआ है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो सारे नाकाम हो रहे हैं, आपके एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो सारे नाकाम हो रहे हैं। आप एक अम्ब्रेला के नीचे पूरे शहर को लेके आएँ, मेयर के पास सारे इख्तियार हों, वो हर इलाका देख सके, उधर ऑर्डर कर सके कि उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। पूरे दुनिया लंदन में मेयर की प्रायोरिटीज़ होती हैं और वो नीचे एग्जीक्यूट होती हैं, उसका विजन होता है। यहाँ तो जो लोग अल्लाह का क्या बोलूँ मैं, जो कब्जा किए हुए हैं उनका विजन ही नहीं है। सही नहीं साहब, विजन आप देख सकते हैं लाड़काना से, सेवन से, दादू से, तो कराची में अगर वो विजन आएगा तो क्या बनेगा फिर? पहली बात तो ये है कि 2001 के कानून में भी कचरा उठाने का काम मेयर जो नाजिम कराची थे उनके पास नहीं था, 18 टाउन्स जो थे उनके पास था। मौजूदा कानून में भी मेयर साहब के पास नहीं है, जो 6 डीएमसीज हैं उनके पास है। 6 डीएमसीज का ही आज भी फंक्शन है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इसलिए बनाया गया कि शहर में कचरा उनसे नहीं संभल रहा था, तो एक मॉडल बनाया गया कि जिस तरह लाहौर में किया गया कि कंपनी बनाई गई और उसके थ्रू प्राइवेट पार्टीज के जरिए कचरे की जो है ना वो जिम्मेदारी उनको दी गई। और लाहौर में ये किया गया, शहबाज शरीफ ने किया और चल गया, कराची में आप लोगों ने किया और फेल हो गया। इस पे शायद इस पे बहस हो सकती है ना कि हम कामयाब हुए कि नहीं हुए, लेकिन ये कहना कि इख्तियार हमने ले लिया, हमने नहीं लिया। इख्तियार डीएमसी के पास ही था। अगर वो चाहते काउंसिल से करारदाद पास करवाते तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की सर्विसेज ले सकते थे, अगर नहीं चाहते तो नहीं लेते। आज भी कराची के 6 में से जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की सर्विसेज दे रहे हैं, 3 नहीं दे रहे हैं, तो ये उनकी अपनी मर्जी है। तो ये कहना है कि हमने इख्तियार छीन लिया, ये नामुनासिब बात है। और दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे बताइए, मेयर साहब तो अक्सर कहते थे मेरे पास इख्तियार नहीं है। कराची की 6 डीएमसीज हैं जिसमें 4 के चेयरमैन इनके हैं, मुझे बताइए कोई एक उनमें से आके कभी किसी ने कहा कि इख्तियार मेरे पास नहीं है? वसीम अख्तर साहब, इसलिए कि उनके पास बहुत सारे इख्तियारात हैं और वो लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा है। ये कह देने से तो नहीं होता ना ऐसा। देखें, इन्होंने 2 डिस्ट्रिक्ट जो पीपल्स पार्टी के पास थे, एक चाइनीज़ कंपनी के साथ एग्रीमेंट करवा दिया इन्होंने, तो कैसा कन्फ्यूजन क्रिएट किया कराची में। 6 डिस्ट्रिक्ट्स में से 2 डिस्ट्रिक्ट आपने अलग कर दिए पहले, अब 4 डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने ऑक्ट्रॉय के फंड्स पूरे नहीं दिए। 3000 टन कचरा सेंट्रल में जनरेट होता है, 1500 टन उठा सकता है वहाँ का चेयरमैन, पैसे ही नहीं है उसके पास। तो आप अपना मतलब जो ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं इनको भी तो देखें, टोटल फेल होते जा रहे हैं। तो आपको खुदा का वास्ता दूंगा, कराची के साथ ये ज्यादतियां ना करें, सबको मिलके लेके बैठें और बाहर के जो बल्दियाती सिस्टम है उनको देखें। सही नहीं साहब, बॉटम लाइन ये जो तासुर है और जो बार बार इल्ज़ाम लग रहा है कि जी पीपल्स पार्टी को कराची की परवाह नहीं है और दूसरे शहरों से फिर मवाजना कराची का होता है, ज़ाहिर टैक्स देता है कराची, तो उस तासुर को ख़त्म करने के लिए और डिलीवर करने के लिए अगर कोई फार्मूला नहीं काम कर रहा है तो आप डिलीवर करने के लिए जी ताकतवर जी मैं आपसे अर्ज़ करूं, देखें एक बात तो ये मुझे समझ नहीं आती है, परसेप्शन लोग बनाते हैं, लेकिन अगर ये कोई कहे कि पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट नहीं है, ये गलत इसलिए है कि हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम कराची को गिव अप कर जाएं या इग्नोर कर जाएं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सूबा सिंध का दारुल खलाफा है और कोई सूबाई हुकूमत ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि वो कराची को इग्नोर करे और कराची पर तवज्जो ना दे। हम भी बिल्कुल देते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कराची शहर में हम तो चले 10-12 साल के मुजरिम हैं, जो भी हमारे साथ कर ले, लेकिन कराची के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं 10-12 सालों की कहानियां नहीं है। आप ये दुरुस्त कह रहे हैं कि 10-12 साल की कहानियां नहीं है, एमकेएम का भी अपना पूरा हिस्सा है, मगर 12 साल बहुत होते हैं हुकूमत के लिए। सईद गनी साहब, एक शहर का चेहरा बदलने के लिए बहुत होता है।
शहबाज शरीफ को भी 2 टेन्योर मिले हैं, जिसमें एक आपकी वफाकी हुकूमत के साथ था, एक उनकी अपनी वफाकी हुकूमत के साथ था। लाहौर का नक्शा बदल गया, पेशावर बेहतर हो गया है बहुत ज्यादा पीटीआई के 7 सालों में। शाहजेब, एक बहुत बड़ा फर्क है। मैं ये कहता हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अंदाजा है कि शायद दुनिया में कोई और शहर नहीं होगा कराची के अलावा जहां पर गटर लाइनें, नाले, पानी की लाइनें जानबूझ के खराब की जाती हैं, तोड़ी जाती हैं, लोगों को तकलीफ दी जाती है ताकि किसी और को गालियां पड़ सके। ये फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। मतलब मैं 10 साल रहा हूं यूसी का नाज़िम, 10 साल कोई कम अरसा नहीं होता। मैंने दोनों टर्म गुजारे हैं, मुझे पता है क्या क्या कुछ होता है, क्या क्या चीजें हम निकालते थे नालों के अंदर से। ये लाहौर में नहीं होता, ये पेशावर में नहीं होता, ये दुनिया के किसी शहर में नहीं होता है। आपको नाले साफ भी करने होते हैं, नालों की चौकीदारी भी करनी होती है कि इसके अंदर कोई और चीज घुसा दे। तो सईद अली साहब, आपने ट्रांसपोर्ट भी दे दी थी, लोगों ने क्या बसें पंक्चर कर दी, इंजन निकाल के ले गए बसों का? मैं उसमें इत्तेफाक करता हूं, बिल्कुल उसमें हमारी कोताही है। हमने जो प्लान्स किए थे हम टाइमली उनको एग्जीक्यूट नहीं कर सके और उसमें ताखीर हुई है, और हम अब कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो चीजें कर लें। जहां गलती है मैं बिल्कुल मानता हूं। वसीम अख्तर साहब, लास्ट वर्ड जी। देखें, जो अभी सईद भाई कह रहे हैं, ये अगर गलतियां हुई भी हैं तो 12 साल आपको मिले, उसको करेक्ट कर लेते। अगर नाले कोई बंद भी कर रहा है, गटर बंद कर रहा है, तो सजाएं दें, पकड़े ना, आपकी जिम्मेदारी है, सारी मिनिस्ट्रियां आपके पास हैं। मैं एक पॉइंट आपको बताऊंगा, SLJ 2013 में एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 13, उसमें लिखा हुआ है, 4 साल से मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ सीएम साहब को भी, कि कराची से पीपल्स पार्टी की हुकूमत जितना टैक्स जमा करेगी उसका एक सेक्स KMC को देगी। 4 साल से चीख रहा हूँ, लिख के भेजा है, आज तक नहीं दिया। तो कराची को तो आप दुश्मनी कर रहे हो कराची के साथ, उसके जो ड्यू शेयर हैं वो पूरे नहीं दे रहे, तो कैसे परफॉर्म करेगा मेयर या चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट के? नहीं कर सकते। अगर इन्हीं इख्तियारात वसाइल के साथ अगला इलेक्शन कराने जा रहे हो तो मत कराओ, कोई भी डिलीवर नहीं कर सकता इस SLGA के साथ। सईद अली साहब, अब मसला ये है कि आप जो इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, कुछ है नहीं कराची में, सेफ सिटी कोई प्रोजेक्ट नहीं है, वो इस्लामाबाद में लग गया, लाहौर में लग गया, दीगर शहरों में लगना शुरू हो गया। आपकी कोई मॉनिटरिंग, कोई एक चीज़ नहीं है जिसकी वजह से कहा जा सके कि हाँ जी ये एक चीज़ अच्छी कर दी है और ये कंपेयर कर सकते हैं हम कि बाकी सूबों से बेहतर। मैं आपसे गुजारिश करूं, आई एग्री विद यू, ठीक है, मुझे 2 करोड़ से बढ़ के मैं प्रोजेक्ट कर ही नहीं सकता, 2 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट मैं कर ही नहीं सकता, मेरे इख्तियारात ही नहीं है। 2 करोड़ में क्या सड़क बनेगी कराची की? सईद अली साहब, शाहजेब, मैं आपसे करूं, देखें बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो टाइम पे हम नहीं कर सके, लेकिन उसके असबाब भी बहुत हैं। अब ये KCR पे हम काम कर रहे हैं ना, फेडरल गवर्नमेंट जो है चाइना को लिखने को तैयार नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म फरमा दिया कि जी पुरानी KCR आप चलाइए, अब मुझे बताइए कि नई कहाँ से चलेगी, हम पुरानी को चलाने में लग गए। हमारे यहाँ नैब ने जो कुछ किया है, ऑफिसर काम करने को तैयार नहीं होते हैं, 10,000 मसाइल खड़े होते हैं सामने किसी चीज को आगे ले जाने में, कोई आसान काम नहीं है। और ऊपर से फिर ऑपोजिशन के जो हमारे दोस्त होते हैं माशाल्लाह, ये भी ठीक ठाक तरीके से लग जाते हैं। जब आप हमारी मुश्किलात को देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हमारे रास्ते में क्या क्या रुकावटें हैं। ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि नियतन पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि कराची के अंदर हम काम करें, डिलीवर करें, हमारा फर्ज है कि हम करें, इसलिए कि लोगों की तवक्कुआत हमसे, और हमें कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कम से कम वफाकी हुकूमत की भी अगले कुछ बरसों में हम 200 अरब से ज्यादा की स्कीमें कराची के ऊपर जो है वो खर्च करने जा रहे हैं, और एहसान नहीं कर रहे हैं, हमने की है डिजाइन। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 2 वर्षों में कराची का चेहरा जरा अलग नजर आएगा। बट वसीम अख्तर साहब, आपकी शिकायत वफाकी हुकूमत से भी रही है, जो आपके पार्टनर हैं कि वो भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अब कम से कम कमेटी बनी है, उनकी तरफ से तवज्जो की उम्मीद रखें, 2 साल में ये भी काम करें, वफाकी हुकूमत भी करे, कुछ कराची में अच्छा हो। देखें शाहजेब, मैं 4 साल से इस आवाज़ को बुलंद कर रहा हूँ, और अब नालों के इशू पे ये एक अपॉर्चुनिटी कुदरती तौर पे आ गई कि पूरा पाकिस्तान नाले साफ़ करने आ गया है। अल्लाह करे कि इससे आगे बढ़ा जाए। सिर्फ नाले ही नहीं है, पानी नहीं है पीने का, सड़कें टूटी हुई हैं, ट्रांसपोर्ट में एक बस भी नहीं है। मगर वसीम अख्तर साहब देखिए, ग्रीन लाइन तो वफाकी हुकूमत का है, 162 अरब रुपए का प्रॉमिस वफाकी हुकूमत ने किया था। अब आप लोग वहाँ मिनिस्ट्रियाँ लेके तो बैठे हुए हैं, मगर वफाकी हुकूमत भी जो आप खुद कहते रहे कि वादे करके पूरे नहीं करते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा है। हमने हर मीटिंग में इमरान खान साहब के सामने सारे ये फेडरल फंडेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद की है, और मेरे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने भी वो तवज्जो नहीं दी। अब जब चीख पुकार मची तो PM साहब ने NDMA को भेज दिया यहाँ और एक कंसर्न शो किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ शायद ये अपॉर्चुनिटी बनती है और इसमें आगे बढ़ा जाएगा। अब फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट
पाबंद है कि फंड्स दिए जाएं कराची को, और यहाँ की जो मगर आप भी तो कोई बतौर जमात अल्टीमेटम देना। यहाँ पे बारिशें होती रही, बारिशें हो गई, उसके बाद वजीर आजम को बताया गया और उन्होंने एनडीएमए के चेयरमैन को भेज दिया, बारिशें तो हो गई थी। तो आप लोग भी तो बतौर इत्तेहादी, क्या आप लोगों का कोई किरदार नहीं है? आप लोग वजारत लेके बैठे हुए वहां पर, वफाक का हिस्सा है कि आप लोग प्रेशराइज करें, आपके बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। देखें, हमने जहाँ जहाँ आवाज़ बुलंद करनी थी पीएम साहब को भी बताया, जो टीमें बनी हैं, कमेटियाँ बनी हैं, उनके सामने भी रखा कि ये मसाइल हैं, इनको हल किया जाए। कुछ फंड्स नवाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर अपना प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने दिए, वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अभी कुछ फंड, कोई तकरीबन 1 अरब का फंड इस्लामाबाद से केएमसी के पास आया है SIDCL के थ्रू, उसकी स्कीमें हम कर रहे हैं, मगर ये काफ़ी नहीं है। हम जो कोशिश कर सकते थे कर रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट भी अपना हिस्सा डाले कराची में। कराची फेडरल गवर्नमेंट को भी बहुत बड़ी तादाद में टैक्स देता है, सिंध गवर्नमेंट को 95% टैक्स देता है, मगर अफसोस कि कराची की जब बारी आती है तो कोई नज़र नहीं आता और कहता है कि NFC अवार्ड में प्रॉब्लम है। व्हाट अबाउट PFC? 4 साल से PFC की मीटिंग क्यों नहीं की गई? फार्मूला क्यों नहीं फिक्स किया गया? उम्मीद करता हूं कि अब ये कमेटियां बन गई है तो ये सारे के सारे मसाइल हल हों। सईद गनी साहब, वसीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। उम्मीद करते हैं कि वफाकी और सिंध हुकूमत मिलकर 2 साल का, अगर ये कह रहे हैं तो 2 साल में कुछ कराची की एक अलग शक्ल नज़र आए। दीगर शहर आगे निकलते जा रहे हैं कराची से। और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए पेशावर मेट्रो के बाद एक और आज अच्छी खबर आई है, वो आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए आज एक अहम दिन है, एक मस्बत खबर का दिन है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से सूबे के हर शहरी को इलाज की सहूलत फराहमी के लिए और वादे को अमली शक्ल दे दी गई है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम शहरों के लिए सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा कर दिया है, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का पहला सूबा बन गया है जिसके तकरीबन 4 करोड़ शहरियों को हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत हासिल होगी। और सूबे के 60 लाख खानदानों को सालाना 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करने की सहूलत मैसर आ गई है हर खानदान को। और वो मुल्क भर के 250 से ज़ायद सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों से इलाज करवा सकेंगे। इस प्रोग्राम के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सालाना 18 अरब रुपए मुख्तस करेगी, पहले ही कर चुकी है। सूबाई हुकूमत के इस इकदाम से इन गरीब खानदानों को इलाज की सहूलत मैसर आ गई है जिनके लिए बीमारी की सूरत में इलाज के अखराजात बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता था, मगर अब वो सूबाई हुकूमत की सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा कदम करार दिया है। सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि पंजाब और बलूचिस्तान की हुकूमतों पर जोर देंगे कि वो भी अपने सूबों में सेहत कार्ड जारी करें, जिससे सिंध पर भी इस हवाले से दबाव पड़ेगा। खुशी ये है कि ये आपको देख के अब बाकी सारे सूबों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि बाकी सूबे के लोग भी अब चाहेंगे कि देखें अगर पख्तूनख्वा ये कर सकता है तो हमें भी कवरेज चाहिए। और इस प्रेशर के अंदर सबसे पहले तो मैं खुद जोर लगाऊंगा पंजाब के ऊपर कि पंजाब को, क्योंकि हमारी हुकूमत है वहाँ, वो भी सबको ये कवरेज दे। और फिर जो बाकी सूबे हैं जिधर कोalition गवर्नमेंट है बलूचिस्तान में, उनके ऊपर जोर लगाएंगे और ये ऑटोमेटिकली प्रेशर पड़ जाएगा सिंध की हुकूमत और गिलगित बल्तिस्तान पे। वो तो खैर आबादियाँ उनकी थोड़ी है, वहाँ ज़्यादा आसान है। तो जो मेन सेंटर्स हैं पंजाब और सिंध के, उनकी पब्लिक डिमांड करेगी कि उनको भी ये फैसिलिटी दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से सेहत सहूलत प्रोग्राम का आगाज़ 2015 में किया गया था। अब पूरे सूबे के तमाम शहरियों के लिए सहूलत का ऐलान कर दिया गया है। ये प्रोग्राम किस तरह आगे बढ़ेगा और इतने बड़े प्रोजेक्ट की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, इस पर बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है आवाम के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। 18 अरब रुपए आपने एलोकेट भी कर दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का डोमिसाइल रखने वाला, शनाख्ती कार्ड पर मुस्तकिल पता रखने वाला हर खानदान इसको मुल्क भर में अवेल कर सकता है। इसकी तफसीलात बताइएगा, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन, ये पहले तो ये प्रोग्राम का एक हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 40% आबादी को ऑलरेडी कवर कर रहा है। हमें ये अंदाज़ा हुआ कि बहुत से ऐसे लोग जो कि क्रिटिकल टाइम पे हेल्थ केयर अफोर्ड ना कर सके, वो इससे बाहर, नेट से बाहर हैं। और फिर हमने जब एनालिसिस की तो हमें ये लगा कि जो सबसे बेहतर तरीका था उसको डालने का, क्योंकि सेहत एक बुनियादी हक भी होता है। चीफ मिनिस्टर साहब से बात की और उनकी विजन थी
कि प्राइम मिनिस्टर के वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए सारी आबादी को दें, कि ये एक हिस्टोरिक मूव होगा। इंशाल्लाह 4 फेजेस में ये जो रोल आउट है, जिन लोगों के पास कार्ड नहीं है वो 4 फेजेस में नॉर्थ टू साउथ अक्टूबर से जनवरी तक डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट होगा, जिसकी डिटेल्स जो है पहले फेज में मालाकान, फिर नीचे आते हुए पेशावर, फिर साउथ, जो कि रेकमेंड किया गया था स्टेट लाइफ से। जनवरी 31 तक इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी, कोई और डिलेस ना आए, कि सारे सिटीजन ये इंश्योरेंस हो। मतलब खैबर पख्तूनख्वा के तमाम शहरी यानी 250 प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में छोटे बड़े ऑपरेशन 10 लाख तक की लिमिट में करा सकते हैं, उनके पास ये सहूलत होगी। और आपका स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के साथ भी मुआहदा हो गया इस हवाले से। लोग शुरू में खास तौर पे सिर्फ कार्ड के साथ नहीं, बल्कि आईडी कार्ड के साथ भी ये अवेल कर सकेंगे। इसका फायदा क्या होगा? अगर कोई आपसे कहता है, कोई रिश्वत मांगता है कि मुझे पैसे दे दें तो मैं आपको एनरोल कर दूं, जब सब एनरोल होंगे तो ये सारी जो रेंट सीकिंग का पोटेंशियल भी है, हालांकि जो हमारी फीडबैक है प्रोग्राम के बारे में अभी तक तो रेंट सीकिंग की कोई बड़े इल्जाम नहीं आए, लेकिन जब सारे एनरोल होंगे और आईडी कार्ड के थ्रू इस्तेमाल कर सकेंगे तो रेंट सीकिंग का भी कोई आंसर नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा के सारे सिटीजन्स के लिए, मतलब जिसका भी शनाख्ती कार्ड पे मुस्तकिल पता खैबर पख्तूनख्वा का है, और आउट पेशेंट सर्विसेज के लिए, और उसके साथ ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए। आउट पेशेंट सर्विसेज मतलब इन पेशेंट सर्विसेज मतलब कि जहां पे आपको हॉस्पिटल एडमिट होना हो, बेसिक डिजीजेज या बेसिक ट्रीटमेंट्स के लिए 2 लाख, क्रिटिकल ट्रीटमेंट्स के लिए 4 लाख, और फिर 4 लाख का टॉप अप अगर किसी को हार्ट सर्जरी करनी हो, कैंसर ट्रीटमेंट करनी हो, तो आपके खानदान में कोई एक भी बंदा 10 लाख तक की इंश्योरेंस जो है वो 1 साल में ले सकता है। और हमारे ख्याल में एक ऐसे हेल्थ सिस्टम में, एक ऐसे टाइम पे जब कोविड का चैलेंज भी पूरे मुल्क को और पूरे दुनिया को उठाना पड़ा, इससे बेहतर तोहफा और इससे रिस्पॉन्सिबल चीज जबकि हम अपना हेल्थ सिस्टम में इन्वेस्ट करें, हम खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को नहीं दे सकते। हर ख़ानदान के लिए सहूलत हो, और और आप ये कह रहे हैं कि शनाख्ती कार्ड पर अगर आपका मुस्तकिल पता खैबर पख्तूनख्वा का है, आप पाकिस्तान में कहीं भी रहते हैं और वहाँ के प्राइवेट या गवर्नमेंट अस्पताल में 250 से ज़ायद, जैसा कि आप लोगों की तरफ से बताया गया है, वहाँ पर आप अपना जाकर इलाज करवा सकते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम ख़ानदानों के लिए, तमाम शहरियों के लिए सहूलत है 10 लाख तक की लिमिट के साथ। वो अस्पताल जो हमारे प्रोवाइडर यानी स्टेट लाइफ के साथ एम्पैनल्ड हो, और वो एम्पैनलमेंट का प्रोसेस जो है वो हमने खुला रखा है और वो इंश्योरर के पास होता है। प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल इसलिए क्योंकि उससे 2 चीजें होंगी। पाकिस्तान में हेल्थ केयर पे 70% खर्चा आउट ऑफ पॉकेट होता है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में ही होता है। तो प्राइवेट सेक्टर का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। जब हम प्राइवेट सेक्टर को इस्तेमाल करें और ये इंश्योरेंस के पैसे किसी भी अस्पताल को जा सकें, तो इससे हॉस्पिटल्स में कंपटीशन और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का आंसर भी आएगा विद इन द पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के दरमियान। शाहजेब, इस पे 2 सवाल आते हैं, अगर आप मुझे 2 मिनट दें मैं दोनों का जवाब देना चाहूंगा। एक ये आता है कि आपने 100% इंश्योरेंस क्यों की? आप जैसे मेरे जैसे लोग भी हैं जो कि शायद इनकी जरूरत ना हो। जवाब यह है कि सिर्फ 1 या 2 या 3% ऐसे लोग होंगे जिनकी कमाई इतनी होगी कि वो ये इस्तेमाल करना उनके लिए जरूरी नहीं होगा और वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्राइवेट रूम्स वगैरह इसमें नहीं इंक्लूडेड। तो पहली चीज तो एक ये है। और इसमें जब हमने एनालिसिस की तो हमें ये पता चला कि उन लोगों को एक्सक्लूड करने का ट्रांजैक्शन कॉस्ट और करप्शन की पोटेंशियल ज्यादा थी बनिस्बत ये कि जैसे तरक्की याफ्ता दुनिया में होता है कि आप सेहत की बुनियादी कवरेज तमाम पॉपुलेशन को दें। तो ये देते हुए भी हमें फख्र है कि हमने पूरी पॉपुलेशन को कवर किया एंड आई होप कि हम पूरे पाकिस्तान के लिए इसमें एक एग्जाम्पल बनेंगे।
बहुत शुक्रिया। तैमूर सलीम खान झगड़ा हमारे साथ मौजूद थे और उम्मीद करते हैं कि बाकी तीनों सूबे की जो हुकूमतें हैं वो भी इस पर अमल दरामद करेंगी। अवाम की सहूलत के लिए सेहत कार्ड का इजरा एक मस्बत कदम है। मगर इस हवाले से तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर एक इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद सेहत कार्ड का नाम तब्दील करके सेहत इंसाफ कार्ड रख लिया। इस कार्ड पर तहरीक इंसाफ के झंडे का रंग प्रिंट करवा दिया। हालांकि तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ रहा है कि ज़ाती तशहीर के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल ना किए जाएँ और ख़ुद इमरान खान भी माजी में हुकूमतों को सरकारी इश्तिहारात में अपनी तस्वीर लगाने पर तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। मगर अब इल्ज़ाम खुद तहरीक इंसाफ पर लग रहा है और अब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, जहाँ इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ अहम समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह ने अपने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि आपने वजारत सेहत का जमा कराया गया जवाब पढ़ा है? उसमें लिखा है कि वज़ीर ने यह खिलाफ वर्जी की है, जिस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सेहत कार्ड पर ना तस्वीर है, ना स्लोगन है और ना ही झंडा है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं है। इस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि सेहत कार्ड पर फिर क्या चीज़ है? ये झंडा है ना किसी का। जिस चीज़ का दिफा नहीं कर सकते उसका दिफा ना करें। इस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने दोबारा कहा कि कार्ड पर पार्टी का झंडा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी भी नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस वक्त आया था उस वक्त इलेक्शन थे, वो खास वक्त के हिसाब से था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून तो सबके लिए बराबर है, जो दूसरे के लिए गलत है वो आपके लिए भी गलत है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सवाल किया कि वफाकी हुकूमत ने अगर कार्ड पर रंग देना था तो क्या वफाकी काबीना के सामने ये मामला रखा था? बाहर की दुनिया में क्या होता है? बरतानिया अमेरिका में क्या हुक्मरान तस्वीरें लगाते हैं? फरीक़ैन के दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान का भी वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि पब्लिक फंड ज़ाती तशहीर के लिए, पार्टी की तशहीर के लिए इस्तेमाल ना किए जाएँ। इंसाफ कार्ड की तस्वीर नाज़रीन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीर वज़ीर आज़म हेल्थ प्रोग्राम की वेबसाइट पर मौजूद है। साथ ही स्क्रीन पर तहरीक इंसाफ का झंडा भी मौजूद है। नाज़रीन देख सकते हैं और मुवाज़ना कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ने करना है इस मामले पर। ईद के बाद अपोजिशन जमातों की एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी थी, मगर ईद को 3 हफ्ते गुजर गए, वो कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। शहबाज शरीफ मंजर से गायब हैं, मगर नवाज शरीफ मुतहरिक हो गए हैं। अपोजिशन जमातों से बराह रास्त राब्ते कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोन पर रब्ता किया और फिर जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से भी बात की। नवाज शरीफ की 24 घंटों के दौरान मौलाना फजलुर रहमान से ये दूसरा रब्ता था। अब अहम बात यह है कि शहबाज शरीफ मंजर से गायब हैं और अचानक से नवाज शरीफ मुतहरिक हैं। मगर इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की थी और फिर बिलावल और शहबाज शरीफ की भी मुलाकात हुई थी। और इस मुलाकात के बाद दोनों रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई थी जब सवाल पूछा गया कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक की क़यादत कौन करेगा। तो देखें क्या हुआ। हमारा राब्ता जो है वो मुसलसल, जब शहबाज शरीफ साहब खुद कोविड पेशेंट अपनी अंडरलाइंग कंडीशंस के बावजूद तब मेरे साथ राब्ता में था, ऑन द फ़ोन राब्ता में था, मौलाना साहब के साथ राब्ते में थे और हम अपोजिशन का काम तब भी चला रहे थे। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है और आप देख मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा, वो हम उठाने को तैयार है। थैंक यू। तय हुआ था कि ईद के बाद APC बुलाई जाएगी जिसमें हुकूमत मुखालिफ हिकमत अमली तैयार की जाएगी। ईद गुजरे 3 हफ्ते हो गए हैं मगर APC अब तक नहीं हुई है। शहबाज शरीफ गायब हैं और अब नवाज शरीफ खुद अपोजिशन जमातों से बराह रास्त राब्ते कर रहे हैं। दूसरी जानिब आज एक और अहम पेशरफ्त हुई है। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त अपनी खुद ही वापस ले ली है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की तो नवाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि उन्हें हिदायत मिली है कि वो इस दरख्वास्त को वापस लें। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने नवाज शरीफ के वकील से पूछा कि कोई खास वजह है जिसको सामने रखते हुए दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। इस पर नवाज शरीफ के वकील ने बताया कि उन्हें दरख्वास्त वापस लेने के बारे में हिदायत दी गई है, जिसके बाद अदालत ने दरख्वास्त खारिज कर दी। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जारी है और उसके खिलाफ नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे। 17 अगस्त को दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत ने नवाज शरीफ की जमानत से मुतालिक सवालात उठा दिए थे। साथ ही तहरीरी हुक्मनामा जारी किया था जिसके मुताबिक वफाकी हुकूमत और नैब ने नवाज शरीफ की सजा मौतली के बाद की सूरत हाल से अदालत को आगाह नहीं किया। साथ ही नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने पर भी अदालत को आगाह नहीं किया गया, जबकि नवाज शरीफ ने भी ना तो बैरून मुल्क रवानगी की इजाज़त तलब की और ना ही इससे मुतालिक अदालत को आगाह किया। तहरीरी हुक्म में मज़ीद लिखा गया कि नवाज शरीफ को पंजाब हुकूमत से जमानत में तौसी ना मिलने पर अदालत के सामने सरेंडर करना था, जबकि नवाज शरीफ जमानत में तौसी ना मिलने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अदालत में चैलेंज कर सकते थे।
गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने नवाज शरीफ की ज़मानत पर सवाल उठाया, जवाब तलब किया और आज दौरान समाअत नवाज शरीफ की जानिब से इस केस में अचानक अपनी ही दरख्वास्त वापस ले ली गई है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।